बिल्कुल, देखिए यही प्रश्न था कि क्या व्यवस्था के लेवल पर गड़बड़ हुई है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई है क्या, तभी हम दोबारा परीक्षाएं कराएंगे। और कल जिस तरह से डिटेल में बातचीत की गई और पक्ष रखा गया, क्योंकि जो अभियोजन पक्ष है, जो याचिका करता है, उनको ये साबित करने के लिए कहा गया था कि आप बताइए कि बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी हुई है और इसीलिए हम 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठाएंगे। माना गया है कि लीक हुआ है, लेकिन वो लोकलाइज्ड है और ये भी गाइडलाइंस दी गई है कि काउंसलिंग के दौरान भी जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस टाइम भी छात्र की जो परीक्षा है वो रद्द की जा सकती है, उसका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। हमारे साथ देखिए लगातार डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जो है, लगातार वो छात्रों के साथ आंदोलन कर रहे थे। अब बताइए, बड़ी उम्मीद थी आपको। मैम मैं तो अभी भी सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिखवा रहे हैं। उनने सारी बातों पे बात की, क्या कैसे पेपर लीक हुआ और ब्रॉड लेवल पे नहीं हुआ है। उनने ये भी कहा कि सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको जो है फॉलो करना है, काउंसलिंग के दौरान भी अगर कोई पाया जाता है तो आपको उसको। लेकिन आप लोग ये साबित नहीं कर पाए, जैसा आपने कहा ना कि सिस्टमैटिक फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि सिस्टमैटिक फेलियर है। मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं होप कर रहा हूं कि कहीं उस लाइन में होगा कि हम 2 लाख या 1 लाख लोगों के लिए रीटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपके चैनल पे लाइव हूं और अभी भी मैं ऑनरेबल सीजीआई को सुन रहा हूं। मुझे होप है, पेपर लीक इस्टेब्लिश हुआ है, 155 लोगों को पकड़ा गया है, तो कम से कम 1 या 2 लाख लोगों का रीटेस्ट होना चाहिए। स्टिल मैं अभी सुन रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार दर्शकों को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो सीमित है हजारीबाग और पटना तक ही। 155 छात्रों तक इसका फायदा पहुंचा है। अभी तक जो 10 तारीख तक की जांच सीबीआई रिपोर्ट ने सौंपी है, इसीलिए वहां पर जो जांच है 10 तारीख तक की, उसमें इतनी ही बात सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये बड़े लेवल पर गड़बड़ी नहीं पाई गई है और इसीलिए दोबारा परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती हैं। लेकिन जो गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि देखिए दरअसल एनटीए ने कहा था कि हम 24 तारीख यानी कल से काउंसलिंग शुरू करना चाहते हैं, हम काउंसलिंग शुरू कर देंगे। काउंसलिंग का मतलब है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि आप काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग के दौरान भी उधर जांच चलती रहेगी, सीबीआई जांच करती रहेगी। जो जो गड़बड़ी पाई जाती है, जिन जिन के नाम सामने आते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। अगर एडमिशन कोई छात्र ले भी लेता है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज 5वीं बार सुनवाई हुई है। पहचान कर पाना कैसे संभव होगा सुजाता, ये भी एक बड़ा यहाँ पर विषय है। देखिए, क्योंकि सीजीआई द्वारा भी ये टिप्पणी की गई थी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारे विषय हैं जिस पर विस्तार से कल भी बात की गई थी और 5वीं सुनवाई लगातार हुई है, जिसमें एनटीए की तरफ से एसजी तुषार मेहता लगातार ये कहते रहे हैं, मानते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो बहुत ही छोटी लेवल की गड़बड़ी है, जांच चल रही है और उनके पास तरीका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ये कहा था कि क्या आप छात्रों को चिन्हित कर सकते हैं, क्या आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से छात्र दागी हैं और कौन से छात्र दागी नहीं है। और अब 5वीं सुनवाई के दौरान सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्यीय बेंच थी, वो कन्विंस हो गई है कि हाँ ऐसा मैकेनिज्म है जिससे उन छात्रों की पहचान हो सकती है जो जिन्होंने गड़बड़ी की, जो दागी हैं, उनको अलग किया जा सकता है। आज नहीं तो कल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, कोई टाइम लिमिट उसकी नहीं है। एडमिशन लेने के बाद भी उन छात्रों की अगर पहचान हो जाती है, अगर वो इसमें दागी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो जो फिल्टर मैकेनिज्म था उसकी बात सुनी। आईआईटी मद्रास ने जिस तरह के एक डाटा एनालिसिस किया था उसको भी स्वीकार किया है। हालांकि याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि वो बड़ी सतही बात थी, उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं थी जिससे गड़बड़ी पकड़ी जा सके, लेकिन सीजीआई ने माना कि काम किया गया है। कल जिस तरह से एक प्रश्न को लेकर भी पैनल का गठन किया गया था, उसने भी बता दिया है कि कौन सा जो जवाब है वो सही है। और कल ही ये संकेत मिल गए थे, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द करनी होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक प्रश्न के जवाब के लिए इतनी माथापच्ची नहीं करता, इतनी मेहनत नहीं करवाता, 3 लोगों का पैनल नहीं बनाता। उसका जवाब भी हो चुका है, 4 नंबर यानी डी जो है। साथ ही साथ कई और ऐसी टिप्पणियां जो लगातार हम बता रखे हैं और साथ ही 24 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य का सवाल है। कई ऐसी टिप्पणी करते हुए कि उन छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, इस तरह की तमाम बातें। और अभी भी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिन पर स्थिति स्पष्ट की जा रही है, साफ की जा रही है कोर्ट द्वारा। बहुत शुक्रिया लेकिन सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और वापस हम लौटेंगे, बात हम कर रहे हैं आज बजट की। बजट में किससे क्या मिला, लगातार वो टैक्स स्लैब की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि जो नए बदलाव किए गए हैं न्यू रिजीम में, उससे क्या फायदा होता हुआ नजर आता है। लेकिन फटाफट से आइए यहाँ पर बता देते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ। तब हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं उनका भी हम रुख करेंगे। क्या क्या सस्ता हुआ है, सबसे पहले इस पर आ जाते हैं, क्योंकि जो भी आम लोग हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई क्या क्या सस्ता हुआ है। कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं, सोना चांदी सस्ता हो गया है,
प्लैटिनम हो ये सस्ता हुआ है, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर सस्ते हो गए हैं, बिजली के तार सस्ते हो गए हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सस्ती हुई है, लिथियम बैटरी सस्ती हुई है, एक्सरे मशीन भी सस्ती हो गई हैं, सोलर सेट्स जो हैं वो सस्ते हुए हैं, लेदर का सामान, चमड़े का सामान सस्ता हुआ है, और सी फूड की अगर बात करें तो सी फूड सस्ता हुआ है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो महंगी हुई है। ये भी आपको जाननी जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाजार में जाएं और आप ठगे जाएं। तो ये भी जानना जरूरी है क्या महंगा हुआ है। हवाई सफर महंगा हो गया है। तो अगर आप ज्यादा हवाई सफर करते हैं और यूं दनादन अगर आप फ्लाइट बुक कराते रहते हैं, आज यहां घूमना है कल वहां घूमना है, तो वो महंगा हो गया है। सिगरेट महंगी हो गई है, प्लास्टिक महंगा हो गया है, पीवीसी फ्लैक्स की अगर बात करें अब वो महंगा हो गया है। पीवीसी फ्लैक्स बैनर की अगर बात करें, कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, और पेट्रोकेमिकल की अगर बात करें तो ये भी महंगा हो गया है। प्लास्टिक सामान की अगर बात करें तो उस पर आयात शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। पेट्रोकेमिकल, अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पीवीसी की बात करें, इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% का इजाफा किया गया है। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि हवाई सफर महंगा हो गया है, सिगरेट महंगी हो गई है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको दिखाई। एक बार पहले यहां पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। तीसरी बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है, और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, बाकी विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है।